अस्सलामु अलैकुम। नावल हमसफर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको नावल पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शाम ढल रही थी, माहौल में हंकी रची हुई थी। रंगारंग तकरीब में कई हसीन चेहरों के बीच में सफेद ब्लाउज और पिंक स्कर्ट में लंबे सुनहरी बालों का जूड़ा बनाए, कानों में डायमंड के नाजुक से टॉप्स पहने हुए हल्के हल्के मेकअप में वो बेइंतहा खूबसूरत नजर आ रही थी। जो नजर भी इसके दिलकश सरापे पर उठती थी वापस आने से इनकारी हो जाती थी। इसकी सब्ज चमकती हुई आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो बहुत जिंदा दिल लड़की थी, हर पार्टी की जान। लेकिन आज वो बहुत खामोशी से बलोड़ी गिलास हाथ में थामे एक कोने में बैठी हुई थी कि करीब से उठती हुई बारी मर्दाना आवाज ने से चौंका दिया। एक्सक्यूज मी मिस, अगर मैं गलत नहीं तो आप शायद मेरे बिजनेस पार्टनर शहरियार की दोस्त हैं। जॉन्स ने शिश्ता अंग्रेजी में बात का आगाज किया। आप? जी मैं जॉन्स, जिस दिन हमारी डील साइन हुई थी आप ऑफिस के बाहर शहरियार का वेट कर रही थी। एंड आई मस्ट से शहरियार इज अ लकी मैन। वो दिलचस्पी से इसके नाजुक सरापे को देखता हुआ बोला, वेल मिस्टर जॉन्स, मैं शहरियार की दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड हूँ। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो शहरियार का नाम सुनकर खिल उठी थी। कैन आई सिट हियर? जॉन्स ने साथ बैठने की इजाजत मांगी। उर्वा, जो रात से शहरियार से फोन न करने पर नाराज थी, इस वक्त इसका जिक्र सुनकर खुश हो गई थी। नाराजगी, रूठना, मनाना अपनी जगह, लेकिन महबूब का जिक्र ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफी था। आप अकेली क्यों हैं? शहरियार किधर है? वो मार्टिनी के सिप लेते हुए बोला। शहरियार अपने फादर से मिलने पाकिस्तान गया हुआ है। वो लापरवाही से बोली। पाकिस्तान? कितने दिनों के लिए? और आप साथ नहीं गई? शायद 1 या 2 वीक के लिए। इसके फादर की सर्जरी है और जहां तक मेरी बात है वो 3rd वर्ल्ड कंट्री है। मैं अगर जाती तो बीमार हो जाना था। सुना है वहां बिजली भी नहीं होती और डस्ट गंदगी बहुत है, तो बस मैं इसीलिए नहीं गई। वो नखुहत से बोली। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि हल्का हल्का सा म्यूजिक बजना शुरू हुआ। लाइट्स डिम हो गई थी, माहौल ख्वाबनाक सा हो गया था। मिस उर्वा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? जॉन्स ने अपना हाथ इसकी सिमत बढ़ाया। उर्वा ने एक गहरी नजर जॉन्स पर डाली। शहद रंग बाल, हल्की हल्की बियर्ड, नीली आंखें, मजबूत जिसामत में वो किसी खूबसूरत मॉडल की तरह इसकी जानब हाथ बढ़ाए खड़ा हुआ था। सॉरी जॉन्स, डांस तो मैं सिर्फ शहरी के साथ करती हूँ, तुम कोई और पार्टनर सिलेक्ट कर लो। वो इसके हाथ को नजरअंदाज करते हुए खड़ी हो गई। वेल मिस उर्वा, लड़कियों की कोई कमी नहीं, लेकिन मुझे एशियन ब्यूटी बहुत मुतासिर करती है। एक अजीब सी कशिश महसूस होती है और सुना है कि पाकिस्तानी लड़कियां बहुत वफादार होती हैं। जॉन्स ने इसकी आंखों में झांक कर कहा। मैं भी, मुझे पाकिस्तानी लड़कियों का इतना नहीं पता, मैं तो ब्रिटिश हूं, लेकिन अब आपके लिए किसी अच्छी लड़की को जरूर नजर में रखूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। ओके मिस्टर जॉन्स, इट्स टाइम टू गो होम। आपसे मिलकर अच्छा लगा, टेक केयर। उड़वा ने जाने के लिए पर तोले। डोंट कॉल मी मिस्टर, मुझे जॉन्स कहो। दोस्ती में ये तकल्लुफात अच्छी नहीं लगते। और तुम घर कैसे जाओगी? जॉन्स ने बड़ी तेजी से आपसे तुम तक का सफर तय किया। हम दोस्त हैं, ये कब हुआ? उर्वा ने हैरत से पूछा। क्यों, क्या नहीं हो सकते? जॉन्स ने उल्टा सवाल किया। सोचना पड़ेगा, उर्वा शरारत से बोली। तुम घर कैसे जाओगी? जॉन्स ने सवाल किया। जैसे आई थी, ड्राइवर के साथ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। अब इतनी खूबसूरत लड़की आधी रात को अकेली ड्राइव करे, ये मुझे मंजूर नहीं। जॉन्स ने इसे अपने साथ आने का इशारा किया। जॉन्स, मेरी गाड़ी, फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर पहुंचा देगा। वो लापरवाही से बोला। ड्राइवर को खदाई देकर वो उर्वा को लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी। कुछ मन चले बाहर बैठे बियर पी रहे थे। उर्वा को देखते ही वो इशारेबाजी करने लगे। उर्वा, ये कोट पहन लो। जॉन्स को इनकी नजरें अच्छी नहीं लगी। इसने अपना कोट उतार कर उर्वा की सिमत बढ़ाया। मगर क्यों? वह हैरान हुई। ये लड़के तुम्हें घूर रहे हैं और ये मुझे पसंद नहीं, वो सख्त लहजे में बोला। उर्वा ने हैरत से इस गोरे को देखा।
जिसकी मेंटेलिटी टिपिकल देसी मर्दों जैसी थी, और खामोशी से कोट इसके हाथ से लेकर पहन लिया। इसने उर्वा को गाड़ी में बिठाया। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। वो इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर दरवाजा लॉक करके इन लड़कों की तरफ बढ़ा और जाते ही एक जोरदार पंच सामने बैठे लड़के को मारा। देखते ही देखते स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई थी। जॉन्स ने बड़े आराम से तीनों लड़कों को मार मार कर अधमुँ कर दिया। फिर इसने अपने वॉलेट से बड़े बड़े नोट निकाल कर इन पर फेंके। अपनी मरहम पट्टी करवा लेना और आइंदा किसी भी लड़की को छेड़ने से परहेज करना। वो हाथ जाते हुए वापिस गाड़ी की तरफ बढ़ा। जॉन्स, तुम क्रेजी हो क्या? अगर पुलिस आ जाती तो? उर्वा इसके बैठते ही शुरू हो गई। पुलिस से कौन डरता है? बहरहाल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुंह फैलाकर बैठ गई। जॉन्स ने इसके फूले हुए मुंह को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से दौड़ाता हुआ इसके घर तक पहुंचा। उर्वा तेजी से उतर ही रही थी कि जॉन्स ने इसके हाथ में पकड़ा सेल अपनी गिरफ्त में लिया और इससे अपना सेल पर रिंग देकर इसे वापस इसके हाथ में थमाया। वो बिना कुछ कहे तेजी से घर के अंदर चली गई। इसके अंदर जाने का इत्मीनान करने के बाद जॉन्स ने गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। वो नाश्ते की ट्रे हाथों में उठाए शहरियार के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। इसे इल्म था कि वो बाहर जॉगिंग पर गया है, मगर फिर भी अंदर दाखिल होने की हिम्मत वो नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से इसने हिम्मत करते हुए दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई। इसका इरादा ट्रे मेज पर रखकर भाग जाने का था। कमरा खाली था। वो तेजी से साइड मेज की जानब बढ़ी। ट्रे रखकर सीधी हुई ही थी कि बाथरूम से तौलिया से हाथ साफ करता हुआ शहरियार बाहर निकला। सफेद हाफ स्लीव शर्ट, ब्लू जीन्स पहने वो इसे घूर रहा था। वो इसे यकटक देख रही थी। वो मजबूत कदो कामत वर्जिशी जिस्म का मालिक एक पुरकशिश मर्द था। क्या देख रही हो? वो इसकी नजरों का इर्तकाज महसूस कर चुका था। सवेरा ने खुद को मलामत करते हुए फौरन अपनी नजरें झुकाई। वो ये आप ही ने नाश्ता भेजा था आपके लिए। वो मेज की तरफ इशारा करती हुई वापसी के लिए पलटी। तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं हैं कि नाश्ता सर्व करो और चाय बनाकर दो, वो करख्त लहजे में बोला। सवेरा सर झुकाए वापस मुड़ी और ट्रे में से नाश्ते के लवाजमात निकालकर सेट करने लगी। शहरियार कुर्सी घसीट कर बैठा। आज इतने अरसे बाद पहली बार वो इसे देख रहा था। गुजरते वक्त ने सवेरा को बहुत तब्दील कर दिया था। वो अब एक 13 साल की बच्ची नहीं रही थी। वो बगौर इसके तासुरात को जांच रहा था। दूधिया रंगत, चेहरे पर हल्की हल्की सी खौफ की परछाइयां, लंबी घनी चोटी कमर पर झूल रही थी। कुछ शरीर लटे गुलाबी रुखसारों को चूम रही थी। जवानी की सरहदों को छूती वो एक दिलकश दुशीजा का रूप धार चुकी थी, जो इस वक्त इसकी मौजूदगी की वजह से हरासा और बुखलाई हुई थी। सुनो लड़की, इसने नरमी से इसे मुखातिब किया। मैं किसी भी सूरत हमारे इस बेजोड़ रिश्ते के हक में नहीं हूं, लेकिन हमारे बड़े ये बात नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आज तुमसे एक डील करना चाहता हूं। वो नपे तले अंदाज में बोल रहा था। सवेरा दम सादे इसकी बात सुन रही थी। लफ्ज डील पर इसने सर उठाकर देखा। देखो, अब इस रुखसती को तो मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता, लेकिन मैं चाहता हूं तुम बाबा सही से कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना। तुम इधर हवेली में सबके साथ रहना चाहती हो और बदले में तुम्हारी पढ़ाई शुरू करवाता हूं। तुम BA MA जो चाहो पढ़ो और जब भी तुम आजादी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। इनफैक्ट तुम्हारी दूसरी शादी भी कोई अच्छा सा तुम्हारा हम उम्र लड़का देखकर करवा दूंगा। वो बोलते बोलते चुप हुआ और दम साधे बैठी सवेरा को देखने लगा। आखिर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। सुकून को, इज्जत को तरसोगी तुम, और वैसे भी किसी की अनचाही बीवी तो तुम भी बनना नहीं चाहोगी। जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूं। वो तेज हुआ। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ताया अब्बू को मना कर दूंगी। वो हाथ मसलते हुए खड़ी हो गई। कुछ कल, वैसे भी हम में कजन का रिश्ता है और वो काफी है। बस अब तुम आज ही बाबा साई को जब वो तुमसे लंदन जाने का सवाल करें तो इनकार कर देना। अंडरस्टैंड? सवेरा ने असबात में सर हिलाया। अब तुम जा सकती हो। शहरियार ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया और वो खामोशी से बाहर निकल गई।
दोपहर ढल रही थी। सलीम साहब हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। एक मेल नर्स भी इनकी देखभाल के लिए साथ था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शाह बीबी ने इनकी नजर उतारी और इस वक्त सदका खैरात का सिलसिला जारी था। सलीम बेटा, बस इस थाल पर और हाथ लगा दो, फिर अंदर जाकर आराम करो, शाह बीबी ने हदायत दी। उन्होंने थाल पर हाथ लगाते हुए शहरियार को पास आने का इशारा किया और फिर इसके बाजुओं के सहारे अंदर अपने कमरे में चले गए। बाबा साई, शहरियार ने इन्हें बेड पर बैठने में मदद दी। आप मेरे साथ लंदन चलिए, आपका इलाज वहां बेहतर तौर पर हो सकेगा। मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर अरेंज करूंगा, वो इनके हाथ थामते हुए प्यार से बोला। शहरियार, मेरे बेटे, इस उम्र में किसी भी बाप के लिए इसकी औलाद की खुशी फर्माबरदारी ही सब कुछ होती है। जिस बाप का जवान बेटा इसे छोड़ जाता है वो मेरी तरह जीते जी अधमुंह हो जाता है। पर अब तुम आगे हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, वो शफकत से बोले। पर बाबा साई, आप एक बार तो साथ चलिए। अम्मा, आप कहिए ना, एक बार साथ चलिए, डॉक्टर को दिखाइए, मेरा घर, ऑफिस, दोस्त, अहबाब सब देखिए। वो साथ ले जाने पर मिसर था। मैं जरूर आऊंगा, पर अभी नहीं, पहले तुम सवेरा बेटी के साथ सेट हो जाओ, फिर तुम दोनों से मिलने आऊंगा। बेगम, सवेरा बेटी किधर है? इसे बुलाइए। यकीन कीजिए, इतने दिन से अपनी बच्ची को नहीं देखा और ना ही इसके हाथों की बनी चाय पी है। सलीम साहब को सवेरा के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी। बहुत शौक और इसरार से बनवाकर पीते थे। आप बाप बेटा बातें कीजिए, मैं सवेरा को चाय का कहकर आती हूँ, जाहिदा खुशदिली से कहती हुई खड़ी हो गई। शहरियार, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मैं कितना खुश हूँ। आज तुमने रुखसती की बात मानकर सवेरा को अपनी जिंदगी में शामिल करने की रजामंदी देकर बेटा होने का हक अदा कर दिया है। अब बस तुम दोनों बच्चे आराम से लंदन चले जाओ, फिर वहीं आकर मिलूंगा तुम दोनों से, और साथ साथ तुम्हारी माँ और दादी को भी लेकर आऊंगा। फिर सब मिलकर घूमेंगे फिरेंगे। वो चमकती आंखों से प्लान बना रहे थे। ठीक है बाबा साई जी, जैसी आपकी मर्जी, आप आराम कीजिए, मैं करम बाई के साथ जरा जमीनों का चक्कर लगाऊं। वो इनसे इजाजत लेकर उठ खड़ा हुआ। अभी वो कमरे से बाहर निकला ही था कि सामने से सवेरा चाय लिए आती हुई नजर आई। वो 2 कदम आगे बढ़कर इसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रास्ता दीजिए प्लीज, वो नजरें झुकाकर बोली। सुनो लड़की, अभी बाबा साई से कुछ मत कहना, इसने खुश्क लहजे में कहा। मैं समझी नहीं। सवेरा ने नासमझी से इसे देखा। सुबह हमारी जो भी बात हुई थी इसे भूल जाओ और बाबा साई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो तहक्कम बड़े लहजे में बोला। और एक बात, इसने सवेरा को रास्ते देते हुए रोका। किसी भी किस्म की खुशफहमी को अपने दिल में जगह मत देना। ये रिश्ता, ये रुखसती और तुम्हारा मेरे साथ जाना एक जानबूझकर की गई गलती से ज्यादा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तुम्हें ये ठेस जरूर लगेगी, क्योंकि हम साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सवेरा चुपचाप नम आंखों से इसकी बात सुनती रही। कोई भी फैसला इसके इख्तियार में नहीं था। इसकी हैसियत एक कठपुतली से ज्यादा नहीं थी। शहरियार अपनी बात खत्म करके जा चुका था। वो अपने आंसुओं को पूछते हुए ताया जान के कमरे की तरफ बढ़ी। रुश्ती की तारीख मुकर्रर होते ही गांव भर में चिरागा हो गया था। एक एक घर में मिठाई बांटी गई थी। सारे इंतजामात अकरम भाई ने अपने हाथों में रखे हुए थे। शाह बीबी, साहदा, सलीम साहब सब इस शादी को यादगार बनाना चाहते थे। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमानों का ताना बाना बंद गया था। शाह बीबी, इतने जमगट्टे की क्या जरूरत थी? आप ये रुश्ती सादगी से भी कर सकती थी। आप ये रुश्ती सादगी से क्यों नहीं करती? मुझे ये सब शोर शराबा अजीब सा लग रहा है। शाहू, मेरे बेटे, मेरी जान, कितने अरसे बाद हवेली में खुशियां उतरी हैं। मेरा बस चले तो सारे जग को अपने बच्चों की खुशियों में शामिल कर लूं। शाह बीबी की खुशी का आलम ही अलग था। वो सबसे बचता बचाता अपने कमरे में आया और उर्वा को फोन मिलाने लगा। डैम इट उर्वा, फोन उठाओ। वो ठीक ठाक इसकी जिद्दी तबीयत पर तप उठा था। कमरे में तेज म्यूजिक बज रहा था। वो बड़े इत्मीनान से सेल फोन पर शहरियार के मैसेजेस पढ़ रही थी। इसकी कई मिस कॉल्स भी आई हुई थी। अच्छा है, अब तकते रहो, मैं भी जवाब नहीं दूंगी। वो बुड़बड़ाई ही थी कि सेल बजना शुरू हुआ। नंबर अनजान था। इसने रिमोट उठाकर साउंड सिस्टम का वॉल्यूम कम किया। हेलो, इसने फोन कान से लगाया। किसी शरीफ इंसान की चीज लेकर वापस भी की जाती है। एक बड़ी मर्दाना आवाज गूंजी। जी, क्या मतलब?
और आप कौन हैं? वो हैरान हुई। वाओ, इतनी जल्दी भूल गई तुम। अभी 2 रोज पहले सैंड्रा की पार्टी में मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया था। अभी इतना अरसा तो नहीं गुजरा कि तुम मुझे भूल जाओ। दूसरी तरफ से वो मुस्कुराते हुए बोला। ओह जोनस, इसके जहन में जुमाका सा हुआ। मिस्टर जोनस, आपका जबरदस्ती का दिया हुआ कोट मेरे पास रखा है। आप एड्रेस दे दीजिए, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा देती हूँ। नहीं, ड्राइवर के हाथ नहीं चाहिए, तुम खुद वापस करोगी। मैं कैसे वापस करूं? मुझे क्या पता आप किधर हैं? वो उलझी। मैं ठीक 1 घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, डिनर पर चलते हैं। फिर तुम इधर ही मेरा शुक्रिया अदा करके कोट वापस कर देना। मैं सोचती हूँ, अब इसमें सोचना क्या है? एक दोस्त के साथ डिनर करने के लिए भी क्या कोई सोचता है, जबकि वो दोस्त खुद आपसे बड़ी इज्जत से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो। आप कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ रही हैं क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब, वो उलझ गई। मैं ठीक 1 घंटे में तुम्हारे घर के बाहर होऊंगा। तुम ऐसा करना कि सारे मतलब मुझे मेरे सामने बैठकर समझा देना, जॉन्स ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। शाह बीबी ने ब्यूटिशियन को घर बुलवा लिया था और अब वो तैयार हो चुकी थी। रुखसार मसलसल इसके साथ थी। हमेशा से सादगी से रहने वाली सवेरा पर गजब का रूप आया था, मगर वो इतनी अफसरदा थी कि ये तारीफें भी इसे चुभ रही थी। दिल उदास था, आंखें जब्ते गरिया से लाल सुर्ख हो रही थी। लंबी घनी मस्कारे से सजी पलकें नम थी। दिल उदास था, आज बाबा बहुत याद आ रहे थे। ऐसी सोगवारियत में भी वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। रुखसार और कई कजन्स लड़कियां इसे दुपट्टे के झरोके में लेकर बाहर स्टेज की जानिब बढ़ी। शहरयार जो चुपचाप बेजार सा स्टेज पर बैठा हुआ था, इसकी नजरें दूर से लड़कियों के जुर्मट में आती सवेरा पर पड़ी। ये पहली बार था कि इसकी नजरें इस हुस्न और दिलकशी के पेकर पर जम सी गई थी। बिलाशुबा वो इस वक्त बला की हसीन लग रही थी। एक लम्हे को इसे अपना दिल पहलू से निकलता हुआ महसूस हुआ, मगर फिर दूसरे ही लम्हे इसने अपने दिल पर काबू कर लिया। यही तो सब चाहते हैं कि मैं इस हुस्न के हथियारों से ज़ेर हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी को मैं कभी भी अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा। वो जहरखंद अंदाज में सोच रहा था। बहुत खूबसूरत और कम उम्र है तुम्हारी दुल्हन। किसी रिश्तेदार खातून की आवाज इसकी समातों से टकराई। जा बजा सुर्ख खूबसूरत गुलाबों से सजा कमरा इंतहाई ख्वाबनाक माहौल बना रहा था। रुखसार इसे कमरे के वस्त में बिछे बेड पर बिठा चुकी थी। सब कजन लड़कियों को कमरे से निकालकर वो सवेरा के पास आई। सवेरा, मेरी बहन, मुझे पता है तुम इस वक्त किन खदशात से गुजर रही हो। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा और शहरयार का ये रिश्ता अल्लाह के हुक्म से बना है। माना वो थोड़ा खफा है, लेकिन है तो एक ही मर्द ही। तुम इसे अपनी वफा, अपनी ताबेदारी से जीत सकती हो। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उन्होंने खामोश बैठी अपनी हनाई हथेलियों को तकती सवेरा को महातीब किया। जी आपी जी, वो बामुश्किल असर असबाब में हिलाती हुई बोली। बस तुम जो शहरयार कहे मानती जाना। देखना शुरू का ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, फिर शाहू तुम्हारी हर बात मानेगा। बस तुम सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। उन्होंने प्यार से इसके हाथ थपथपाए। अब मैं चलूं, जाकर तुम्हारे अकरम भाई को देखूं, शाम से दोस्तों के साथ फायरिंग में लगे हुए हैं। वो उठ खड़ी हुई। आपी प्लीज मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। सवेरा ने अपनी बीकी पलकें उठाई। सवेरा मेरी बहन, डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत करो, मैं जाकर शाहू को भेजती हूँ, वो इसे तसल्ली देते हुए बाहर निकल गई। रुखसार के जाते ही सवेरा ने एक गहरा सांस लिया। कमरे में एयर कंडीशन की ठंडक फैली हुई थी जो इसकी रगों में उतर रही थी। वो अपने नाजुक मेहंदी से सजे दूधिया हाथों को मसल रही थी। इसकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। सभी कजन्स ने इसे खूब छेड़ा था और इस वक्त वो यही सोच रही थी कि क्या मेहंदी के रंग की गहराई जिंदगी में इज्जत से सर उठाकर जीने का सबब बन सकती है। इसे मोहब्बत, प्यार कुछ भी नहीं चाहिए था, बस 2 बॉल इसकी इज्जत के लिए, इसके वकार के लिए चाहिए थे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाजे की नौब घुमाने की आवाज इसके कानों में पहुंची। वो चुकन्ना होकर सर झुकाकर बैठ गई, अपनी बीगी हथेलियों को मसलते हुए। वो गिनेरी पलके झुकाए साकित बैठी थी। दिल था कि खौफ से लर्ज रहा था। गांव के वस्त में वसी सब्जाजार में गिरी कीमती पत्थरों से सजी हवेली आज अपने वारिस शहरयार की शादी की तकरीब में पूरी शान और शौकत और आन बान से दमक रही थी। बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे। आसमान में रंग बरंगे अनार फूट रहे थे। अकरम, जाहिद, इकबाल, वसीम सब दोस्त कजन
फायरिंग करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे तो अंदर बुजुर्गों की महफिल जमी हुई थी। फरजाना आपा, आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई हैं? आपने किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लिया? क्या शाहू आपका बेटा नहीं जो आप इतनी बेरुखी बरत रही हैं? सलीम साहिब अपनी बहन के पास बैठते हुए गोया हुए, रहने दीजिए भाईजान, ये सब मुंह दिखावे की मोहब्बतें हैं। वो अपने शानों से इनके हाथ हटाते हुए तलखी से बोली, फरजाना आपा, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। वो संजीदा हुए। सलीम, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा था कि शहरयार की शादी किसी से भी कर दो, मगर खुददारा इस लड़की से मत करो। मगर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? आपा, सवेरा हमारा खून है, इज्जत है इस हवेली की। रहने दो सलीम मियाँ, इस लड़की की रगों में इसकी माँ का खून दौड़ता है, जिसने मेरे छोटे भाई को अपने जाल में फंसा लिया था। खुद तो मर गई और ये बला हमारे सर छोड़ गई है। प्यारी आपा जी, ये शाह बीबी का फैसला था जो इन बच्चों के बचपन में ही ले लिया गया था। और आप ये मत भूलिए कि इसकी रगों में हमारे भाई का खून भी है। वो खुद सवेरा को शहरियार के निकाह में देकर गया था। आप अगर चाहते तो शाह बीबी से अपनी बात मनवा सकते थे, जबकि शाहू भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता था। लेकिन आपने, शाह बीबी ने, किसी ने भी इसकी रजामंदी नहीं ली, बस फैसला सुना दिया। फरजाना आपा, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक जालमाना फैसला है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, इस तरह हमारी जमीनें और दोनों फैक्ट्रियां, ये हवेली, सारी जायदाद घर में ही रहेगी। उन्होंने समझाया। लेकिन वो लड़की मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। फिर याद करो, इसकी पहली सालगिरह पर फैक्ट्री में आग लग गई थी। फिर मेरा भाई चला गया। मुझे तो डर है, सब पता नहीं क्या होगा। आपा, वो सब कुदरत के फैसले थे, आप देखिएगा, अब कुछ नहीं होगा। सलीम मियाँ, लिख लो, ये शादी नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। आप सबके एक गलत फैसले ने एक ऐसी मनहूस लड़की को हमारे सर पर बैठा दिया है जिसे मैं देखना तक नहीं चाहती। ये लड़की मुझे एक आंख नहीं बाती है। अभी वो बोल ही रही थी कि बाहर से शोर-ओ-गुल की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई। मियाँ, जाकर इन लड़कों को मना कर दीजिए। खुशियां तो ऐसे मना रही हैं जैसे कोई मलका ब्याह कर आई हो। वो तिल मिलाकर बोली। सलीम मामू, एक लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया। अकरम भाई को गोली लगी है, कादिर भाई इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हाय अल्लाह, मेरा बेटा। फरजाना के तो कलेजे पर हाथ पड़ा। रुखसार बेटी, सलीम साहब ने ऊंची आवाज लगाई। जी बाबा साईं। रुखसार अंदर दाखिल हुई। बेटा, जल्दी से मेरा फोन लाओ। सब ठीक तो है बाबा साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है? रुखसार ने परेशानी से एक नजर रोती हुई पुप्पो पर नजर डाली। बनो, अब सब ठीक कैसे होगा? इस लड़की की मनहूसियत मेरा बेटा खा गई। हाय मेरा अकरम। फरजाना रो पड़ी। क्या कह रही है पुप्पो जी? रुखसार ने सहमी हुई नजरों से बाप को देखा। कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर से मेरा वॉलेट और सेल लाओ। अकरम को गोली लगी है, लड़के से हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मुझे भी निकलना है। वो रसान से बोले। बाबा साई, वो ठीक तो हैं? रुखसार ने बमुश्किल आंसू पीते हुए पूछा। सब ठीक होगा, तुम बस दुआ करो। अपनी माँ और शाह बीबी का ख्याल रखना। मैं हॉस्पिटल पहुंचकर सूरत हाल बताता हूँ। शहरयार काफी देर से हवेली के पिछले हिस्से में स्मोकिंग कर रहा था। रुखसती हो चुकी थी। शाह बीबी इसे ढेरों दवाएं और कमरे में जाने की हिदायत दे चुकी थी और वह सबसे नजर बचाकर इस गुंजान हिस्सा में खड़ा हुआ था। इसका दिल कमरे में जाने से इनकारी था। घंटे से भी ऊपर हो गया था जब इसे बाहर गैर मामूली शोर का एहसास हुआ और वह दौड़ते हुए बाहर पहुंचा तो अकरम भाई खून में लथपथ पड़े हुए थे। हवाई फायरिंग करते हुए गोली पलटकर इनके बाएं शाने में धंस गई थी और वह जल्दी से अपने कजन कादिर भाई के साथ इन्हें लेकर पजारों में बैठा। शहरयार, तुम अंदर दुल्हन के पास जाओ। कादिर भाई ने इसे टोका। दुल्हन कहीं भागी नहीं जा रही है, आप जल्दी कीजिए, इनका बहुत खून बह रहा है। वो तंग लहजे में बोला। वो सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अकरम भाई को फौरी तौर पर इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था। वैसे तो ये एक पुलिस केस था, मगर पैसे की ताकत सब काम करवा देती है। वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे जब सलीम साहब इधर पहुंचे और वो शहरयार को हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह गए। अकरम कैसा है? डॉक्टर क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी हैरत और गुस्सा पर जो शहरयार को देखकर उमड़ आया था काबू पाते हुए पूछा। बाबा साई, अभी ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर बाहर आता है तो ये कुछ पता चलेगा। शहरयार ने जवाब दिया। वो सर खिलाते हुए वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। 1 घंटे के तवील इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आया। इसे देखकर सलीम साहब भी खड़े हो गए। अब क्या हाल है हमारे बेटे का? गोली दिल को छूती हुई ऊपर सीने में लगी थी। इसे बाहर निकाल दिया है। मरीज का खून बहुत जाया हुआ है। आज की रात अहम है, आप दुआ कीजिए इन्हें सुबह तक होश आ जाए, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। सलीम साहब के चेहरे पर बरसों की थकन उतर आई थी।
वो असबात में सर खिलाते हुए शहरियार की जानिब मुड़े। शहरियार बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम हवेली चले जाओ, सवेरा बेटी इंतजार कर रही होगी। नहीं बाबा साई, जब तक अकरम बाई को होश नहीं आता मैं इधर ही हूँ। आप घर जाइए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपको इनकी तबीयत फोन पर बताता रहूंगा। कादर बाई, आप बाबा साई को लेकर हवेली चले जाइए, मैं इधर ही हूँ। लेकिन शहरियार बेटा, सुबह से कादर बाई ने इसे समझाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं बाई, ये अंदर अकरम बाई सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं बहनोई भी हैं, मैं इन्हें इस तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकता। वो दो टोक लहजे में बोला। वो सर झुकाए बैठी थी जब कदमों की आवाज इसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई। फिर किसी ने नहाई थी बेदर्दी से इसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर ऊपर किया। पुप्पो, इसके मुंह से निकला, मनहूस तू इधर बैठी किन सपनों में गुम है। उन्होंने इसके दहान पान से वजूद को घसीटते हुए बेड से नीचे उतार कर जमीन पर फेंक दिया। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मेरा अकरम हॉस्पिटल में है। गलती मेरी ही है जो मैंने तुझे पैदा होते ही नहीं मार दिया। ना तू अपनी मनहूसियत लेकर इस खानदान में आती, ना ही आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में होता। वैसे जोर जोर से पीट रही थी। सवेरा की बेयकीन नजरें फरजाना पुप्पो की आंखों से टकराई जिनसे शरारे फूट रहे थे। पुप्पो जी, आप सवेरा की सिसकी उबड़ी। उन्होंने इसको सर के बालों से जकड़ा जिस पर पहले ही बारी अरूसी दुपट्टा पिनों से टिका हुआ था। तकलीफ की शिद्दत से सवेरा के आंसू निकल आए। ये रोने धोने और मसलूमियत दिखाने का ड्रामा बंद करो। इस तरह तुम अपने ताया को मुतासिर कर सकती हो, मुझ पर इन डकुसलों का असर नहीं होता और ना ही मैं तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से मुतासिर हो सकती हूँ। उन्होंने एक जोरदार झटका दिया और वह जाकर मेज से टकराई। कांच की कई चूड़ियां टूटकर कलाई को लहूलुहान कर चुकी थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को गोली लगी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मनहूसियत की वजह से। मेरा अकरम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप मरा और तुम ये सेज सजाकर समझती हो कि मैं तुम्हारी जैसी मनहूस को इस हवेली में टिकने दूंगी। नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारी मनहूसियत का साया भी इस हवेली के बच्चों पर पन्ने नहीं दूंगी। वो हकारत से कहती हुई इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकालने लगी। अगर तुम में जरा बराबर भी अपने बाप का खून है, गैरत है, तो इधर से दफा हो जाओ। वो इसे राहदारी में धक्का देते हुए बोली। फरजाना दुल्हन बनी सवेरा को राहदारी में रोता सिसकता छोड़कर कमरा लॉक करके जा चुकी थी। सवेरा बेटी, पता नहीं कितनी देर बाद इसके कानों से ताए अबू की आवाज टकराई। ये क्या हुआ है? वो परेशानी से इसके जख्मी वजूद को देख रहे थे। माथे पर नील, गालों पर उंगलियों के निशानात सख्त थे, होंठों के पास खून की लकीर बह रही थी। शाह बीबी, जाहिदा बेगम, रुखसार, वो बुलंद आवाज में चिल्लाए। थोड़ी ही देर में सब लोग वहां जमा हो गए थे। किसने इस बच्ची का ये हाल किया है? वो गर्राए। शाह बीबी तो सवेरा को इस हाल में देखकर दहल गई। रुखसार, तुम फौरन सवेरा को मेरे कमरे में लेकर आओ और जाहिदा, आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए, शाह बीबी ने हदायत दी। सवेरा का जोर जोर दुख रहा था। शाह बीबी इसे अपने सीने से लगाए हुए बैठी थी जब रुखसार गर्म पानी और तौलिया लेकर अंदर दाखिल हुई। शाह बीबी ने अपने बूढ़े कपकपाते हाथों से गर्म पानी में तौलिया भगोकर इसके चेहरे पर जमे खून को साफ किया। रुखसार खामोशी से इसकी कलाई में चुभी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े निकाल रही थी जब ज़ाहिदा हाथ में हल्दी मिला नीम गर्म दूध और दर्द की गोलियां लेकर अंदर दाखिल हुई। सवेरा बेटी, हिम्मत करो, ये दूध के साथ गोली ले लो। उन्होंने प्यार से इसे उठाकर दूध का गिलास इसके लबों से लगाया। रुखसार बेटी, बहन को इसके कमरे में ले जाओ और लिबास तब्दील करवा कर आराम से सुला दो, शाह बीबी ने सोचते हुए कहा। पर शाह बीबी, इस हालत में इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? ज़ाहिदा ने फौरी कहा। इसके सर का साई है, वो संभाल लेगा, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो दो टोक लहजे में बोली। रुखसार सवेरा को सहारा देती हुई शहरियार के कमरे तक लाई। वक्त भी कितनी अजीब शय है। अभी चंद घंटों पहले वो सजी संवरी शर्माई घबराई सी सवेरा को सेज पर बैठाकर गई थी और अब सवेरा, चंदा उठो, हिम्मत करो, ये ज्वेलरी और बारी लिबास तब्दील करो। उन्होंने इसे कुर्सी पर बिठाया और अब इसके दुपट्टे से पिन्ने निकालकर जेवर उतारने में मदद कर रही थी। किस कदर अरमानों से उन्होंने ब्यूटिशियन के साथ मिलकर इसे दुल्हन बनाया था। वो अपने आंसू पीते हुए इसकी मदद कर रही थी। एक तो सवेरा की ये हालत, दूसरे इनके शौहर हॉस्पिटल में थे।
रुखसार की अपने दिल की हालत बहुत खराब थी। चलो शाबाश, ये जेवर तो उतर गया है, अब तुम ये लिबास तब्दील कर लो। सवेरा बड़ी बेदिली से उठी और रुखसार के हाथ से गुलाबी शलवार कमीज लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बारी बरकम अरूसी जोड़े से नजात हासिल करके वो बाहर निकली। वैसे भी वो कोई मनचाही रवायती दुल्हन तो थी नहीं कि अपने शोहर के इंतजार में सजी सनरी बैठी रहती। इस वक्त ये कमरा फूलों से सजी सेज, इसे कांटों का बिस्तर महसूस हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बिस्तर तक लाई और किनारे पर बैठ गई। सवेरा, तुम लेट जाओ, शहरियार हॉस्पिटल में है, शायद सुबह ही आएगा। रुखसार आपी वो सिसकी, क्या आप भी मुझे मनहूस समझ रही हैं? मेरी वजह से अकरम बाई वो रो पड़ी। नहीं सवेरा गुड़िया, तुम मनहूस नहीं हो, हरगिज नहीं हो, और देखना तुम्हारे अकरम बाई भी ठीक हो जाएंगे। रुखसार आपी, अगर अकरम बाई को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा, चलो तुम ये टैबलेट ले लो। उन्होंने नींद की गोली इसकी जानिब बढ़ाई और इसे कंबल उड़ाकर एसी की कूलिंग तेज करके नाइट बल्ब जलाकर बाहर निकल गई। सवेरा को शहरियार की ख्वाब का अजनबी से महसूस हो रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शहरियार ने ये रिश्ता सिर्फ ताया अबू और शाह बीबी के दबाव में आकर जोड़ा था, और ये जो सब कह रहे थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक झूठी तसल्ली के सिवा और कुछ नहीं था। वो सोचों में खोई हुई नींद की वादी में उतरती चली गई थी। सुबह के 4 बजने वाले थे। वो हॉस्पिटल के एक कोने पर खड़ा सिगरेट पी रहा था जब इसे आईसीयू में हलचल सी दिखाई दी। वो सिगरेट को फेंक कर पैर से मसलता हुआ तेजी से आईसीयू की जानिब बढ़ा। अकरम बाई को होश आ गया था। इन्हें डॉक्टर देख रहे थे। सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब मरीज की तबीयत कैसी है? इसने सवाल किया। होश आ गया है, खतरे से बाहर हैं, इन्हें जल्दी ही रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। शहरियार ने अंदर दाखिल होकर अकरम बाई को देखा जो अभी भी नींद बेखोशी में लग रहे थे। वो तासुफ से इन्हें देखता हुआ नर्स से इनकी पूरी तफसीलात पता करने लगा। कुछ देर अंदर ठहर कर वो बाहर निकला तो वेटिंग रूम में लेटे कादर बाई जाग चुके थे। वो इन्हें अपडेट करता हुआ फोन निकालकर बाबा साई को फोन मिलाने लगा। अस्सलामु अलैकुम बाबा साई, मुबारक हो, अकरम बाई को होश आ गया है, वो खतरे से बाहर हैं। इसने लाइन मिलते ही कहा, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अब तुम वापिस आ जाओ, मैं और रुखसार हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। बाबा साई, पहले आप आ जाइए, फिर मैं घर चला आऊंगा। शहरियार, बस बहुत हो गया, अकरम अकेला नहीं है, कादर है, इधर अब तुम जल्दी से वापस पहुंचो, फिर मैं और रुखसार हॉस्पिटल जाएंगे। पर बाबा साई, बस मुझे अब मजीद कुछ नहीं सुनना, तुम हवेली आ रहे हो। बाबा साई राब्ता मनकता कर चुके थे और वो एक सर्द आह भरते हुए फोन जेब में रखते हुए कादर बाई को बताने के लिए वेटिंग रूम की जानिब बढ़ा। इन्हें सब बताकर अब वो पेजारों में बैठा हवेली की जानिब रवाना हो चुका था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद आलीशान हवेली इसके सामने थी। चौकीदार ने इसे देखते ही दरवाजा खोला और वो गाड़ी अंदर ले गया। वो यहाँ आना नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो तो इस हवेली की फजा में जहाँ इसे बेबस करके एक जबरदस्ती बंधन में बांध दिया गया था, सांस तक लेना नहीं चाहता था। लेकिन अपने बाबा साई की मोहब्बत के आगे, इनके मान के आगे हार गया था। इसने सोच लिया था कि वो कम से कम अपने माँ बाप को तो खुश कर देगा। गाड़ी से उतरकर वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि उर्वा का ख्याल इसकी नजरों के आगे आकर खड़ा हो गया। शीरी, क्या तुम मुझे धोखा दोगे? क्या वाकई तुम मुझे भूल जाओगे? वो ख्याल इसकी आंखों में नमी लिए सवाल कर रहा था और वो साकत सा हो गया। क्या वाकई वो उर्वा को धोखा देने जा रहा है? क्या वो एक धोखाबाज इंसान है? सबसे बढ़कर क्या सवेरा, दुबूसी लड़की, उर्वा की जगह ले सकती है? इसके जहन में उठते इन तमाम सवालात की बौछार ने एक तलातम सा बर्पा कर दिया था। एक अजीब सी वहशत बढ़ दी थी। इसका दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला जाए। अभी वो सोच में गुम खड़ा हुआ था कि किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा। वो चौंका। शाहू, वो कैसे हैं अब? रुखसार नम आंखें साफ करती हुई पूछ रही थी। रुखसार आपी, आप मत रोइए, हौसला कीजिए। इकराम बाई अकरम बाई अब बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहिर हैं। वो रुखसार के आंसू साफ करते हुए बोला, शुक्र खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। मैं भी बस शुक्राना अदा करके बाबा साई के साथ हॉस्पिटल निकल जाती हूँ। वो इसके साथ साथ कदम उठाती हुई अंदर दाखिल हुई। मैं बाबा साई से मिल लूं, फिर आराम करूंगा। बाबा साई की अभी कुछ देर पहले ही आंख लगी है, घंटा भर सुने दो।
घंटा भर सोने दो, फिर तो फजर पढ़कर हॉस्पिटल निकलना है। अच्छा शाहू, सवेरा की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने इसे नींद की दवा देकर सुला दिया है, जरा ख्याल रखना। वो इसे इतला देती हुई अपने कमरे की जानब मुड़ गई। वो बोझल कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इसका दिल, इसका दिमाग दोनों ही समझौता करने से इनकारी थे। वो खुद को डपटते हुए कमरे के दरवाजे की नोब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे में हल्की हल्की सी नीलगियों सी रोशनी फैली हुई थी। इस पर गुलाब के फूलों की महक और एसी की हनकी ने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया था। वो कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा तो सामने ही बेड पर सवेरा का दिलकश वजूद महू इस्तराखत था। वो इस वक्त सादा से लिबास में मलबूस थी। तुम वाकई खूबसूरती और दिलकशी का मुजस्मा हो। कोई भी तुम जैसी बीवी पाकर अपने आप को खुश नसीब समझेगा, लेकिन अफसोस मैं वो नहीं हूँ। वो एक उचटती सी नजर इस पर डालते हुए अलमारी की जानिब बढ़ा। अपने लिए आरामदाह लिबास निकालकर तब्दील करने चला गया। काफी देर नीम गर्म पानी से शावर लेकर खुद को पुरस्कून करता हुआ बाहर निकला। अब वो सोना चाहता था, लेकिन बेड पर मौजूद सवेरा का वजूद इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके साथ बेड शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो चंद लम्हे कमरे में टहलता रहा और फिर जाकर सोफा पर बैठा। इरादा सोफा पर सोने का था, लेकिन वो 2 सीटर सोफा इसके लंबे चौड़े वजूद के लिए नाकाफी था। थक हार कर वो उठा और बेड पर लेटी सवेरा की जानिब बढ़ा। ए लड़की उठो, इसने आवाज लगाई। सुनो, यहां से उठो।